तो हर बार की तरह इस बार भी आपका आसान बिहार बोर्ड में स्वागत है। हमारा जो चैप्टर है उसका क्या नाम है? उसका नाम है स्वदेशी। और इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं प्रेमघन। तो अध्याय क्या है? अध्याय है हमारा चौथा। लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। इस पिक्चर को ध्यान से देखो। बाकी सब लोग क्या हैं? स्वदेशी लोग हैं। और हाथ में क्या है? झंडा है। इधर स्वदेशी लोग हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो विदेशी कपड़ा पहना हुआ है। ऐसे मैं भी अभी विदेशी कपड़ा पहना हुआ हूँ, लेकिन ये नॉर्मल हो गया है। और इसका दिमाग क्या है? काफी खुरापाती है ना? तो यानी कि स्वदेशी लोगों को इस व्यक्ति से दिक्कत हो रही है। तो हमको बिल्कुल इसी चीज को देखना है कि उस क्या चीज है। तो लेखक का क्या नाम है? लेखक का नाम है प्रेमघन। लेखक का क्या नाम है? प्रेमघन। तो देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है, कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो देखो, शीर्षक की सार्थकता हमको स्पष्ट करना है। तो शीर्षक क्या है हमारा? शीर्षक है हमारा स्वदेशी। तो देखो, यह जो युक्त है क्यों उचित है? पहला देखो, इसमें जब तुम पूरी तरह से कविता पढ़ोगे तो उसमें जो स्वदेशी लोगों है उनको लगता है कि उन्हें स्वदेशी वस्तुओं से घृणा हो गई है और हमें प्यार हो गया है विदेशी वस्तुओं से। तो ये जो स्वदेशी लोग हैं उनको जो विदेशी वस्तु से प्यार हो गया है, तो उनको कहा जा रहा है कि आपको स्वदेशी वस्तुओं से प्यार करना है। अपने देश का नाम सुनने पर यहाँ के लोग लज्जित होते हैं। अगर भारत नाम की बात की जाए तो ये सारे लोग क्या होते हैं? लज्जित होते हैं। इसमें भारतीय को स्वदेशी वस्तुओं से अलग दिखाया गया है, इसलिए इस कविता का स्वदेशी शीर्षक बिल्कुल सही है। या तो स्वदेशी होता या तो विदेशी होता, लेकिन चूंकि स्वदेशी लोगों की बात हो रही है इसलिए इस कविता का शीर्षक क्या उचित है? स्वदेशी उचित है। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 1। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 क्या है? कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती? जो कवि है प्रेमघन, उसको अपने ही देश भारत में भारतीयता नहीं दिखाई पड़ रही। तो कहता है क्यों? कहता है अपने देश में जो बुद्धिजीवी और जो सभ्य लोग हैं उनको अंग्रेजों का अनुकरण करते हुए वह देखता है। अभी भी तुम देखोगे जितने भी अपने देश के बुद्धिजीवी और सभ्य लोग हैं वो क्या करते हैं? वो अंग्रेजों का अनुकरण करते हैं। उसे अपने आसपास अंग्रेजी शैली के कपड़े, जहां भी देखोगे अंग्रेजी शैली के कपड़े हैं। सिर्फ भारतीय महिलाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी लोग अंग्रेजी कपड़ा को स्वीकार कर चुका है। जीवन शैली और व्यवहार का प्रभाव दिखाई देता है। हम सुप्रभात कहने के बजाय गुड मॉर्निंग कहते हैं, है ना? नमस्कार करने के बजाय हाथ मिलाना पसंद करते हैं। तो यही चीज है, इसलिए कवि को भारत में भारतीयता नहीं दिखाई देती है। तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 समाप्त हो गया। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है प्रश्न नंबर 3? प्रश्न नंबर 3 कहता है, कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों? तो देखो, इसमें जो कवि है वह एक वर्ग की क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। तो सवाल है वह क्यों करते हैं? तो देखो, कवि का मानना है उत्तर भारत में, कहां पर? उत्तर भारत में एक ऐसा समाज विकसित हो गया है, यहाँ पर एक ऐसा समाज विकसित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में ही अपनी गरिमा को देखता है। उत्तर भारत में एक ऐसा समाज है जिसको लगता है कि अगर वो अंग्रेजी देखेगा तो वो प्रतिष्ठित लोग हैं। वहाँ के लोग, उत्तर भारत के लोग अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी जीवन शैली, विदेशी ढंग और विदेशी व्यवहार को अपनाने को विकास मानते हैं। कहता है अगर विकास की बात कहा जाए तो वो कहते हैं अंग्रेजी जीवन शैली अपना लो, विदेशी ढंग जी लो और विदेशी व्यवहार कर लो, तुम सभ्य हो गए हो। वे अपने देश का नाम लेने में भी संकोच करते हैं। जब हम कभी विदेशी वस्तु को और विदेशी जीवन शैली को अपनाएंगे तो ऑब्वियस बात है हम किसी चीज को छोड़ के किसी चीज को अपनाएंगे। तो जिस चीज को हम छोड़ेंगे यानी भारत को छोड़ेंगे तो अपना देश का नाम लेने में हमको क्या होगा? शर्म महसूस होगा। क्या होगा? शर्म महसूस होगा। और हिंदुस्तानी होने का अपमानजनक मानते हैं। ये लोग झूठी प्रशंसा करके बहुत खुश होते हैं। अपनी मूल संस्कृति को भूलकर पश्चिमी संस्कृति को अपनाने का अभिमान अब अपने देश में प्रचलित हो गया है। भारतीय जो संस्कृति है, हमारा जो पहनावा है, हमारा जो रंग ढंग है, हमारा जो आचार विचार है, उसको भूल करके
विदेशी चीजों को अपनाना अब देश में ज्यादा प्रचलित हो गया है। ऐसी भावना को बढ़ावा देने वाले वर्ग की कवि कटु आलोचना करता है, कवि उसकी आलोचना करते हैं, क्योंकि यह बात देश हित में नहीं है। ऐसा वर्ग अपने देश को पुनः अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी गुलामी के बंधन में बांधने को तैयार हो रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन नहीं रहेगा, लेकिन उसका जो विचार है अगर हम वो अपना लिए तो हम अप्रत्यक्ष रूप से फिर से गुलाम हो गए। प्रश्न नंबर 3 समाप्त हो गया। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 की ओर। क्या कहता है? कवि नगर, बाजार और अर्थव्यवस्था पर क्या टिप्पणी करता है? नगर पे भी टिप्पणी करता है, बाजार पे भी टिप्पणी करता है और अर्थव्यवस्था पे भी टिप्पणी करता है। कहता है भारत के नगर और बाजार जो हैं वो अंग्रेजी माल से भरे पड़े हैं। हमारा जो अपने देश में जिस चीज़ का उत्पादन होता था वो खत्म हो गया था, चारों तरफ क्या है? अंग्रेजी माल भरा पड़ा हुआ है। जब गांव और नगर के लोग स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और तिरस्कार करते हैं तो विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना गौरव की बात समझते हैं। हमारे देश में जो चीज़ बनी हुई है अगर हम यह समझेंगे ये तुच्छ है और विदेशी चीज़ों को अपनाएंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि चारों ओर अंग्रेजी माल भर जाएगा। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि हमारा सारा धन धीरे धीरे विदेश जा रहा है और हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। जब हम किसी के सामान खरीदते हैं तो सामान के बदले में हम क्या देते हैं? हम सामान के बदले में उसको मुद्रा देते हैं। तो हमने उसका सामान लिया और अपना मुद्रा दिया। हम जो उसको मुद्रा दिए उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन उसका जो हम सामान खरीदे तो उसको क्या हुआ? उसको मुनाफा हुआ। तो हमारा धन मुनाफे के रूप में विदेश जा रहा है। जब हम लोग अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से मुनाफे के कंसेप्ट को समझेंगे। तो अभी इतना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है उसको देखो। प्रश्न नंबर 4 समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। क्या है? नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है? हमारे देश के जो नेता हैं, तो कहता है हमारे देश के जो नेतागण है वो भी अंग्रेजी रंग में रंग चुके हैं। उनकी जो अपनी धोती है, देखो अभी के जो नेता हैं वो कुर्ता पैजामा पहनते हैं, लेकिन उस समय के जो नेता थे वो कुर्ता और धोती और कुर्ता पहनते थे। कहता है उनसे अपनी धोती तो संभलती नहीं है और वो बेकार में देश को संभालने की कल्पना करते हैं। धोती पहनना आसान बात नहीं है, बहुत कम ही लोग अच्छे तरीके से धोती पहन पाते हैं। तो कवि के अनुसार इन नेताओं में ना तो प्रेम की भावना है और ना ही देश प्रेम की भावना। कहा कि उसके अंदर खुद का लोगों से प्रेम की बात तो छोड़िए, देश प्रेम की भी भावना नहीं है। वो अंग्रेजों के अनुयायी बन चुके हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हमारे देश के नेता विलासी हैं, स्वार्थी हैं और अंग्रेजी के समर्थक हैं। समाप्त हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6। कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों? तो हम लोग देखते हैं डफाली किसको कहा है। कहता है डफाली ऐसे लोग हैं जिनको विरोध करना चाहिए, लेकिन वो विरोध तो कर नहीं रहे हैं। किसका विरोध करना था? अंग्रेजों का। बल्कि उनका क्या कर रहे हैं? समर्थन करते हैं। तो कहता है ऐसे लोग क्या हैं? ऐसे लोग डफाली हैं। इन लोगों का स्वाभिमान मर चुका है। जो डफाली लोग होते हैं उनका स्वाभिमान मर चुका है, और स्वाभिमान मर चुका है तो देश प्रेम की भावना उनके सुखभोग की चमक दमक में पंक्तियां लुप्त हो चुकी है। स्वाभिमान मर चुका है। स्वाभिमान क्यों मरा है? क्योंकि उनको सुख और उपभोग की वस्तु, सुख और उपभोग को एक साथ लिखा जाता है सुखोपभोग, इसके चमक दम में, और जब उसका चमक दमक किसी को मिलेगा तो उसके अंदर देश प्रेम की भावना नहीं हो सकती है। इसलिए कवि ने उन लोगों को डफाली कहा है जो स्वार्थ सिद्धि के लिए फिरंगियों की झूठी प्रशंसा, फिरंगी बोले तो अंग्रेज, कहता है अंग्रेज का झूठा प्रशंसा करता है, अथवा किसी पद की प्राप्ति के लिए कि उसको कोई पद चाहिए, दिन रात उनकी खुशामद करते रहते हैं। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 6 भी। अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 व्याख्या करे। मनुज भारती देखी कहूँ सकत नहीं पहचान। मतलब मनुज भारती यानी कोई भारतीय को देखोगे, देखो मतलब देखना, भारतीय मतलब भारत, मनुज मतलब मनुष्य, सकत नहीं पहचान, तुम उसको नहीं पहचान सकते हो, यानी वो भारतीय नहीं है, वो विदेशी रंग में रंग चुका है। उसी बात को अच्छे से लिखा गया है। तो चलो देखते हैं क्या है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इसका पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ने भारतीयों के विकृत आचरण को उजागर किया है।
जो भारतीयों का जो विकृत आचरण हो गया उसको उजागर किया है। कवि के अनुसार विदेशी शासन के दौरान लोगों ने अपनी पहचान या विशिष्टता को खो दिया। जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासनकाल था तो डर से, भय से या लोभ से हमने अपनी पहचान को खो दिया है। आदिकाल से ही, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ, तब से भारतवासियों की अपनी एक अद्वितीय पहचान थी। भारत हमारी एक अलग पहचान है। वेद से, महाभारत से, गीता से हमारी एक अलग पहचान है। चाहे वो अध्यात्म हो या विज्ञान हो, हम सब में आगे थे। लेकिन इस पराधीनता ने, जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुए, भारतीयों की यह विशेषता नष्ट हो गई। हिंदू, मुसलमान, ईसाई की पहचान नष्ट हो गई। अर्थात लोगों ने अपने आदर्श, चरित्र और मानवतावादी विचारों को त्याग दिया है और हर किसी को चाहिए सुख, और सुख के लिए उन्होंने स्वाभिमान को भी दांव पर लगा दिया है। तो क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 7 का क। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 का ख। अंग्रेजी रुचि, गृह सकल वस्तु देश विपरीत। देखो बहुत अच्छा, इसको समझो। कभी कभी क्या होता है कि हमको एग्जैक्ट नहीं भी पता होता है, अगर हम उस चीज को पढ़ें तो हम उसको समझ जाते हैं। क्या है? अंग्रेजी रुचि, यानी अंग्रेजी में हमको रुचि है। गृह सकल वस्तु देश विपरीत, अगर गृह को देखिए, अपना घर को देखिए, अपनी वस्तु को देखो या अपना देश को देखे तो ये विपरीत हो जाते हैं, यानी हमको उसमें रुचि नहीं है। कहता है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने देशवासियों की हीन प्रवृत्तियों को प्रकाशित किया है। जब हम अपने देश के ही विरोधी हो जाएंगे तो ये हमारी कौन सी भावना होगी? हमारी हीन प्रवृत्ति होगी। कवि का मानना है कि लोगों ने अपनी महान संस्कृति को त्याग कर विदेशी संस्कृति को अपना लिया है। हमने अपनी गृह यानी अपनी महान संस्कृति को त्याग दिया और अंग्रेजी में रुचि दिखाई, यानी हमने विदेशी संस्कृति को अपना लिया। कवि इस बात से दुखी है। जब भी इस तरह का बात होगा तो कोई भी समझदार लोग वो दुखी होगा, तो कवि भी दुखी हो गया कि जिस देश की ज्ञान, गरिमा और संस्कृति की महानता का गुणगान वेदों ने किया है। थोड़ा देर पहले मैंने कहा था ना, वेद, यानी जब आप वेद पढ़ेंगे तो उसमें भारत देश की महिमा का वर्णन है, हिंदू धर्म का नहीं। दोनों दो चीज होता है। देखो, जब तुम वेद पढ़ोगे तो उसमें भारतवर्ष की महिमा का वर्णन है, धर्म की नहीं। तो कहता है जिस वेद में गुणगान वेदों ने किया है, उस देश के लोगों ने अपनी ही संस्कृति को त्याग करके विदेशी संस्कृति को अपनाना स्वीकार कर लिया है। बाइबल में या किसी अन्य धर्म ग्रंथ में धर्म की चर्चा है, किसी देश की चर्चा नहीं है। इस बात को याद रखना। सिर्फ वेद ही ऐसा है जिसमें भारतवर्ष की चर्चा है। तो वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। कवि ने उनमें राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास किया है। तो क्लियर हो गया प्रश्न का ख। 7 का ख भी समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे 7 का ग नहीं है, प्रश्न नंबर 8 है। आपके मत से स्वदेशी की भावना किस दोहे में सबसे अधिक प्रभावशाली, स्पष्ट करें। देखो, ये अपना अपना मत हो सकता है, इसका कोई भी जवाब हो सकता है। किसी को दूसरा लगेगा, किसी को तीसरा लगेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिसमें सबको लगना चाहिए। तो वो कौन सा है? 7वें दोहे में। किसमें? 7वें दोहे में। क्यों? इस दोहे में कवि ने अपने मन की वेदना को व्यक्त किया है। कवि के अनुसार भारत के नागरिक अब खुद को भारतीय कहलाने पर शर्म और संकोच महसूस करते हैं। जब भारत के लोग ही भारतीय कहलाने में संकोच महसूस करेंगे तो इससे बड़ा दर्द और क्या हो सकता है। इसके अलावे वो स्वदेशी वस्तुओं को भी त्याग दिए हैं और अपनी भाषा की अवहेलना करते हैं। इसलिए इसमें स्वदेशी जो है वो सबसे प्रभावशाली है, स्वदेशी की भावना। क्लियर हो गया प्रश्न नंबर 8। अब हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9। और प्रश्न नंबर 9 नहीं है, इसमें शब्दों से विशेषण बनाने की बात है। इसमें शब्दों से विशेषण बनाने की बात है और हमने कहा है सभी व्याकरण को हम एक साथ पढ़ेंगे। तो इसमें हम इतना ही रहने देते हैं। ईश्वर तुम लोगों को सफलता प्रदान करे। धन्यवाद।